Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is अंजलि। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यूनिट 4 इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। इस वीडियो को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ ऑलरेडी यूनिट 2 एंड 3 के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस कर चुकी हूँ। जिन्होंने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं उनके लिए लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू दोज हु आर सपोर्टिंग मी। एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को लाइक करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है नोट्स बनाने में। और अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे देन इट विल गिव मी अ फीडबैक कि आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है और मुझे मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए ऐसा कंटेंट डालने के लिए। जितने भी आगे आपके सेमेस्टर्स आ रहे हैं मैं ट्राई करूँगी कि जितना जल्दी हो सके आपके जो है नोट्स मैं इस चैनल पर अपलोड कर दूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जो है टाइम पर आए। नाउ लेट्स डिस्कस आवर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट 4। Question number 5. Explain communicable diseases and their mode of transmission. Communicable diseases is that which can be transmitted directly or indirectly from one person to another person. Communicable diseases वो diseases होती हैं जो एक person से दूसरे person में transmit होती हैं, चाहे directly या फिर indirectly तरीके से। Mostly infectious diseases can spread from person to person. Communicable diseases are more common in children. ये जो infectious diseases होती हैं ये एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत जल्दी जो है spread होती हैं और ये ज़्यादा common होती हैं children में। Whenever the communicable diseases is transmitted through any medium like food, water or air, इन्फेक्शंस एट्सेट्रा, द डिजीज़ इज़ कॉल्ड इन्फेक्शियस। जब भी कभी कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ किसी भी मीडियम से स्प्रेड होती है, चाहे खाने से, पानी से या फिर एयर से, उसे हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ेस। नाउ नेक्स्ट हेडिंग है आपकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन। किसके थ्रू जो है ये कम्युनिकेबल डिजीज़ेस स्प्रेड हो सकती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। सबसे पहला पॉइंट है थ्रू एयर। द डिजीज़ेस आर स्प्रेड थ्रू एयर व्हेनेवर अ पर्सन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अ सिक पर्सन। ये जो डिजीज़ेज़ हैं कम्युनिकेबल वाली ये एयर के थ्रू भी स्प्रेड हो सकती हैं जब भी कोई किसी बीमार पर्सन के कांटेक्ट में आता है। द सिक पर्सन स्प्रेड्स टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर दैट मे कंटेन पैथोजेंस थ्रू कफिंग और स्नीजिंग। कोई भी बीमार जो पर्सन होता है उसके आसपास अगर हम जाएंगे तो जब वो अगर खांसता है या फिर वो स्नीज़ करता है, जब उसे छींक आती है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर ड्रॉपलेट्स वो हवा में ही जो है सस्पेंडेड रहते हैं काफ़ी देर तक। तो अगर कोई भी पर्सन उसके कांटेक्ट में आ जाता है एयर के तो उसे भी वो डिज़ीज़ हो जाती है। मैनी डिजीज़ कैन बी स्प्रेड थ्रू दिस। तो बहुत सारी डिजीज़ ऐसी हैं जो एयर के कांटेक्ट में आने से स्प्रेड होती हैं, जैसे कि कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मिजल्स, मम्स, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड थ्रू एयर। सेकेंड पॉइंट है थ्रू कॉन्टैक्ट। कम्युनिकेबल डिजीजेस कैन बी स्प्रेड थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट। बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीजेस ऐसी हैं जो फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड होती हैं, जैसे कि टचिंग, किसिंग और सेक्सुअल इंटरकॉर्स। डिसीज लाइक एड्स, स्किन इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, स्कारलेट फीवर कैन स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट। जितनी भी डिजीजेस हैं ये फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड होती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। थर्ड पॉइंट है थ्रू वाटर एंड फूड। द कम्युनिकेबल डिजीजेस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर, फूड एंड मिल्क। बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीजेस ऐसी हैं जो खाने से, पानी से और दूध से स्प्रेड होती हैं अगर हम किसी का इन्फेक्टेड जो ये चीज़ें हैं खा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायसेंट्री, कॉलेरा, टाइफॉइड, फीवर एट्सेट्रा। फोर्थ पॉइंट है थ्रू बाइट्स ऑफ इंसेक्ट्स। द इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज, फ्लाइट्स एट्सेट्रा कैन कन्वे वेरियस डिसीजेस। बहुत सारी डिजीजेस जो है वो इंसेक्ट के बाइट से भी स्प्रेड होती हैं। मलेरिया इज़ द मोस्ट कॉमन डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो बाइट। सबसे ज़्यादा जो है मलेरिया होता है लोगों को, मलेरिया, डेंगू, ये सारी जो डिजीज़ेज़ होती हैं ये मॉस्किटो बाइट से स्प्रेड होती हैं। इसके अलावा डिजीज़ेस लाइक डेंगू फीवर, येलो फीवर, trench fever are transmitted through the bite of insects. Now next important question from the unit 4, that is question number 6. Explain HIV, AIDS and hepatitis and also write about their symptoms and prevention. So सबसे पहले आपने लिखना है introduction. AIDS is acquired immunodeficiency syndrome. AIDS की full form है ये. It is very serious disorder of the immune system of the body. ये जो disease होती है ये हमारे immune system को harm करती है। AIDS is caused by the HIV virus. AIDS जो है वो HIV वायरस के कारण होता है। It badly damages diseases fighting immune system. हमारा जो immune system है वो बहुत weak हो जाता है इस disease में और वो fight नहीं कर पाता है germs से। It was first identified in 1981 in USA.
नाउ मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन कि कैसे HIV एड्स जो है स्प्रेड होता है। फर्स्ट है इन्फेक्टेड वुमेन टू हर फीटस और बेबीज। अगर मदर को HIV एड्स होगा तो उसके बेबी में भी वो डिजीज़ जो है वो स्प्रेड हो जाएगी। सेकेंड, कंटामिनेटेड नीडल्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब भी कभी एक पेशेंट को कोई नीडल लगाई गई है और उसी नीडल को यूज़ कर लिया गया है दूसरे पर्सन पे, तो अगर किसी को HIV एड्स होगा तो वो नीडल के थ्रू सेकंड पर्सन को भी हो जाएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब कभी ब्लड जो है ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, अगर उसकी प्रॉपर चेकिंग नहीं हुई है, किसी को HIV एड है, तो दूसरे पर्सन को जैसे ही हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे उस पर्सन को भी HIV एड्स हो जाएगा। थर्ड, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। नाउ नेक्स्ट हेडिंग है मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन, इससे कैसे बचा जाए। फर्स्ट है हेल्थ एजुकेशन, अवेयरनेस होनी चाहिए, गवर्नमेंट को अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने चाहिए ताकि लोग अवेयर हों इसके बारे में। सेकंड, सिंगल यूज़ ऑफ स्टरलाइज्ड नीडल्स, नीडल्स को सिंगल ही यूज़ करना है, बार बार पेशेंट्स पे यूज़ नहीं करना और प्रॉपर क्लीन करके जो है नीडल को यूज़ करना है। थर्ड, ब्लड टेस्ट, प्रॉपर जो है ब्लड टेस्ट होना चाहिए हर पर्सन का ताकि उन्हें पता लगे अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उसके जो डायग्नोसिस के बाद जो रेमेडी है वो डॉक्टर कर सके। फोर्थ पॉइंट है ओनली स्क्रीन्ड एंड टेस्टेड ब्लड शुड बी गिवन फॉर ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करने से पहले उसकी प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट डिजीज़ है हेपेटाइटिस। इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन इन द लीवर एंड करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स इन द लीवर। ये हेपेटाइटिस डिजीज़ जो होती है लीवर में होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो लीवर के सेल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं और लीवर जो है प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है बॉडी के अंदर। अब हेपेटाइटिस जो है 3 टाइप का होता है, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C। अब इसके क्या कारण हैं। फर्स्ट है इम्यून सेल्स इन द बॉडी अटैकिंग द लीवर, जो हमारे सेल्स हमारी बॉडी को बचाते हैं वो बचाने की बजाय लीवर को ही अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि लीवर जो है अब नॉर्मल तरीके से फंक्शन करता है। प्रॉपर फंक्शनिंग लीवर की ना होने की वजह से इम्यून सेल्स उसको ही अटैक करना स्टार्ट करते हैं। सेकेंड, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, अगर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है तब भी जो बॉडी के ऑर्गन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं। थर्ड, लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन, अगर हम पर्सनल हाइजीन नहीं रखेंगे तब भी हेपेटाइटिस के चांसेस रहते हैं। फोर्थ पॉइंट है ओवर क्राउडिंग, अगर कोई ऐसे एरिया में रह रहा है जहाँ पर बहुत भीड़ वाला इलाका है और साफ़ सफाई नहीं होती है तब भी हेपेटाइटिस के चांसेस काफ़ी रहते हैं। फिफ्थ पॉइंट है स्लम ड्वेलिंग, यानी झुग्गी झोपड़ियाँ वाला जो एरिया होता है जो बहुत ही अनहाइजीनिक तरीके से लोग रहते हैं वहाँ पर हेपेटाइटिस हो सकता है। सिक्स्थ पॉइंट है इन्फेक्शन फ्रॉम द वायरस, अगर कोई वायरल डिजीज़ हुई है बॉडी में इससे पहले तो उस पर्सन के भी चांसेस रहते हैं कि उसको हेपेटाइटिस हो सकता है। सेवन्थ पॉइंट है लीवर डैमेज फ्रॉम अल्कोहल, पॉइजनस मशरूम और अदर पॉइजन, लीवर डैमेज हो चुका है किसी का, अल्कोहल बहुत ज़्यादा अगर कोई ड्रिंक कर रहा है या फिर उसने कोई पॉइजनस मशरूम खाई है या और किसी तरीके का पॉइजन लिया जिसकी वजह से लीवर जो है वो फेल हो चुका है या प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, तो उस पर्सन को भी हेपेटाइटिस हो सकता है। नाउ सिम्टम्स, हेपेटाइटिस में स्टार्ट एंड गेट बेटर क्विकली। अक्यूट हेपेटाइटिस, अगर किसी भी पर्सन के अंदर हेपेटाइटिस होता है वो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है, उसे हम कहते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस, जो कुछ दिनों के लिए ही रहता है। सेकेंड, हेपेटाइटिस में कॉज लॉन्ग डिजीज़ क्रोनिक हेपेटाइटिस, किन्हीं पर्सनस में जो हेपेटाइटिस है वो काफ़ी महीनों तक सर्वाइव करता है और इस हेपेटाइटिस को हम क्रोनिक हेपेटाइटिस कहते हैं। इन सम केसेस इट कॉजेज लीवर डैमेज, लीवर फेलियर और इवन लीवर कैंसर। तो कुछ केसेस में ये लीवर को डैमेज करता है, किसी में लीवर फेलियर भी हो जाता है और किसी पर्सन में लीवर कैंसर होने के भी चांसेस रहते हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि किसी पर्सन को हेपेटाइटिस है, तो सबसे पहले ये कुछ सिम्टम्स हैं। एब्डोमिनल पेन, कि वहाँ पर जो पर्सन है स्टमक के नीचे के एरिया में वहाँ पर उसको इन्फ्लेमेशन और पेन महसूस होगा। सेकेंड, डार्क यूरिन। थर्ड, इचिंग। फोर्थ, जॉन्डिस, बार बार उस पर्सन को जो है जॉन्डिस की प्रॉब्लम होगी। फिफ्थ, लॉस ऑफ हैपेटाइट, उसकी जो भूख जो है वो ख़त्म हो जाएगी, उस पर्सन को भूख ही नहीं लगेगी। सिक्स्थ, फीवर। सेवेंथ, वेट लॉस। एट्थ, फटीग एंड वॉमिटिंग, उस पर्सन को बार बार वीकनेस महसूस होगी, चक्कर आएंगे और वॉमिट जैसा फील होगा। तो नाउ ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस। फर्स्ट पॉइंट है आइसोलेशन, अगर किसी भी पर्सन को हेपेटाइटिस हुआ है तो उस पर्सन को आइसोलेट यानी अलग कर देना चाहिए ताकि उसकी ट्रीटमेंट जल्दी हो पाए। सेकेंड, प्रॉपर हाइजीन, पूरा प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। थर्ड, यूज़ ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। फोर्थ, ब्लड टेस्ट। फिफ्थ,
प्रॉपर मेडिकेशन की जो मेडिसिन है वो प्रॉपर टाइम पर लेनी चाहिए और डॉक्टर के रिकमेंडेशन से मेडिसिन लेनी चाहिए। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट 4, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन मीनिंग, प्रिंसिपल्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा आसन। तो सबसे पहले आपने लिखना है मीनिंग। आसन कैन बी डिफाइंड एज अ फिजिकल posture और position that improves flexibility of the muscle and joint। आसन एक तरीके का फिजिकल पोजीशन या पोस्चर होता है जिससे हम अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसको इंक्रीज करते हैं। दे डेवलप स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, एनर्जी फ्लो एंड इम्प्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मसल्स एंड जॉइंट। योगा आसन परफॉर्म करने से हमारी जो है स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है, सहन शक्ति इंक्रीज़ होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो फ्लो होती है प्रॉपरली और जो हमारे मसल्स हैं वो बिल्डअप होते हैं। नाउ प्रिंसिपल्स, फर्स्ट पॉइंट है ब्रीथिंग। द ब्रीथिंग फ्लो शुड बी रिदमिक एंड नॉर्मल, जो हमारा ब्रीथिंग रेट है वो नॉर्मल हो जाता है। सेकेंड, बॉडी अवेयरनेस। अगर हम योगा आसन्स करते हैं तो हमें बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं और उनकी जो नॉलेज है उसके बारे में पता लगता है कि बॉडी की एनाटमी क्या है, हम अपने किस ऑर्गन को या किस बॉडी पार्ट या मसल को कितना फ्लैक्सिबल कर सकते हैं, कितना उसको टर्न कर सकते हैं, तो हमें अपनी फिजियोलॉजी के बारे में पता लगेगा। थर्ड पॉइंट, प्लेस फॉर प्रैक्टिस। जो प्रैक्टिस की प्लेस होती है योगा आसन की वो हमेशा क्लीन होनी चाहिए, क्वाइट होनी चाहिए, एकदम शांत और पॉल्यूशन फ्री होनी चाहिए, और जिस सरफेस पे हम करेंगे वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। रफ सरफेस पे योगा आसन नहीं कर सकते हम लोग। फोर्थ पॉइंट, क्लोथिंग। ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ आसन इट इज़ बेटर टू वेयर लूज, कंफर्टेबल एंड लाइट क्लोथ्स। जब भी योगा आसन परफॉर्म करते हैं तो उस टाइम हमें जो है बिल्कुल लूज, कंफर्टेबल और एकदम लाइट क्लोथ्स डालने चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, डाइट। इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड टू हैव लाइट मील्स बिफोर प्रैक्टिस योगा आसन। हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है कि अगर आप योगा आसन करने वाले हो तो उससे पहले जो भी आप डाइट लो वो बिल्कुल लाइट होनी चाहिए ताकि आप योगा आसन प्रॉपरली कर पाओ। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम फॉर प्रैक्टिस। सबसे बेस्ट टाइम जो योगा आसन करने का है वो मॉर्निंग आवर्स है, क्योंकि उस टाइम पे एटमॉस्फेयर बहुत ही साफ और क्वाइट होता है। सेवेंथ पॉइंट, लिमिटेशन। इट इज़ रिकमेंडेड टू हैव मेडिकल चेकअप एंड प्रैक्टिस अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ योगा थेरेपिस्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड प्रॉब्लम सच एज स्लिप डिस्क। हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है कि प्रॉपर हमें मेडिकल चेकअप कराना चाहिए अपना, और एक्सपर्ट गाइडेंस के अंदर ही योगा करना चाहिए। और इन केस अगर कोई हमें प्रॉब्लम हो गई है तो हमें योगा थेरेपिस्ट की मदद लेनी चाहिए ताकि हम लोग जो है मेजर प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सके, ताकि वो प्रॉब्लम्स हमें ना हो, जैसे कि स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को होती है योगा आसन्स परफॉर्म करते वक्त। नाउ नेक्स्ट हेडिंग है इम्पॉर्टेंस। फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल अलाइनमेंट। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आसन कैन प्रिवेंट मैनी डिजीजेस लाइक कॉन्स्टिपेशन, अस्थमा, डायरिया एट्सेट्रा। रेगुलर अगर हम एक्सरसाइज करते हैं आसन्स का तो बहुत सारी जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं हमें वो ठीक हो जाती हैं। सेकेंड, postural डिफॉर्मिटीज़। मैनी आसन कैन प्रिवेंट एंड क्योर postural डिफॉर्मिटीज़। जो पॉस्चर जो होता है किसी का ख़राब है, अगर हम कभी लंबे टाइम तक बैठे हैं या लंबे टाइम तक किसी का खड़ने का कोई काम है तो जिसकी वजह से हमारा पॉस्चर जो है वो ख़राब हो सकता है, तो आसन्स को कर हम इस पोस्चर को भी ठीक कर सकते हैं। थर्ड, मस्कुलर स्ट्रेंथ। योगा आसन्स को परफॉर्म करके हम अपने मसल्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। फोर्थ, पीस ऑफ माइंड। योगा आसन जो है ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है मेडिटेशन के लिए। हम अपनी मेडिटेशन कर सकते हैं और अपने मेंटल पीस जो है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रेस या टेंशन है वो योगा आसन्स के थ्रू कम की जा सकती है। फिफ्थ पॉइंट है बैलेंस। होल्डिंग ऑफ बॉडी पोस्चर्स इन डिफरेंट पोजीशंस इंप्रूव द बैलेंसिंग क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। योगा आसन्स को परफॉर्म करते वक्त हम उस पोस्चर को काफ़ी देर तक मेंटेन करके रखते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो बैलेंसिंग पावर है वो भी इंक्रीज होती है। सिक्स्थ, स्केलेटल सिस्टम। आसन्स डेवलप स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी विच लेड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो भी इम्प्रूव करता है। हमारी जो कोऑर्डिनेशन है आईज का हैंड से, हैंड्स का लेग से, वो भी इम्प्रूव होता है, जिसकी वजह से हमारी जो स्पीड है और फ्लेक्सिबिलिटी आसन परफॉर्म करने से वो भी इंक्रीज हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट 4, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन पद्मासन, वज्र आसन, सुखासन
and Shavasana along with their technique and advantages। तो इस क्वेश्चन में आपके पास 4 आसन हैं, उनके टेक्निक्स और एडवांटेजेस के बारे में लिखना है। तो किसी भी आसन के लिखने से पहले आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वो आसन को करते कैसे है, वो दिखता कैसे है। अगर आपको ये चीज़ पता लग जाए तो आपके लिए टेक्निक लिखना बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले जो पद्मासन है, जिसको हम लोटस पोज भी कहते हैं, पहले आप उसकी इमेज देख लो। अब इस इमेज को देखकर आपके लिए ईजी हो जाएगा टेक्निक्स को लिखना। अब आपने इमेज को देख लिया, नाउ लेट्स राइट अबाउट द टेक्निक। टेक्निक जो है उसमें लिखते हैं प्लेस द राइट फुट ऑन लेफ्ट थाई एंड लेफ्ट फुट ऑन द राइट थाई। जो राइट फुट होगा वो आपने लेफ्ट थाई में रखना है और जो लेफ्ट फुट होगा वो आपने राइट थाई पे रखना है। हेड और स्पाइन जो है आपका बिल्कुल सीधा स्ट्रेट होना चाहिए। हैंड्स आर प्लेस्ड ऑन द रिस्पेक्टिव नीज। जो हाथ हैं वो आपके जो नी आपके सामने है उस नी पर रखना है। क्लोज द आइज एंड ट्राई टू सिट क्वाइटली। आंखें बंद करके बिल्कुल आराम से आपने बैठना है। ये टेक्निक्स हैं पद्मासन को करने के लिए। इस पद्मासन के क्या फ़ायदे हैं? फर्स्ट है इट इम्प्रूव्स द फोकस ऑफ माइंड एंड कॉन्सेंट्रेशन। हमारा माइंड का फोकस इंक्रीज होगा और हम कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे चीज़ों पे। सेकेंड, इट स्ट्रेंथ द नी जॉइंट्स। नी जॉइंट्स जो है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। थर्ड, इट ऑल्सो हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ फैट। बॉडी का फैट कम करने में मदद करेगा। फोर्थ, डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। फिफ्थ, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा। सेकेंड आसन है वज्र आसन। वज्र आसन को थंडरबोल्ट पोज भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप इसका इमेज देखो ताकि आपके लिए टेक्निक लिखना आसान हो जाए। अगर आपके माइंड में सारे आसन्स की इमेजेस बहुत अच्छे से क्लियर है तो आपको टेक्निक्स लिखते वक्त कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब आपने वज्र आसन देख लिया है, अब इसके टेक्निक्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो राइट लेग है उसको राइट थाई के नीचे बेंड करना है और ऐसे ही लेफ्ट लेग को लेफ्ट थाई के नीचे जो है वो फोल्ड करना है, बेंड करना है। सेकेंड, फीट शुड बी फ्लैट ऑन द सर्फेस। जो फीट होंगे बिल्कुल सीधा फ्लैट होने चाहिए सर्फेस पे। बोथ नीज शुड टच द ग्राउंड। दोनों नीज जो हैं वो ग्राउंड को टच करने चाहिए। हेड और स्पाइन बिल्कुल सीधे होने चाहिए। आंखें बंद करके हमें बिल्कुल क्वाइटली बैठना है। ये टेक्निक्स हैं वज्रासन के। अब डिस्कस करते हैं इसके एडवांटेजेस। पहला है डाइजेशन इम्प्रूव होगा। सेकंड, ब्लड फ्लो यानी कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। पॉइंट है यूजफुल फॉर मेडिटेशन। फोर्थ पॉइंट है यूजफुल टू रिलीव स्टमक प्रॉब्लम्स। कोई भी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो वज्रासन करने से ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट आसन है सुखासन। सुखासन को इजी पोज भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी इमेज देखते हैं ताकि टेक्निक्स हम लोग आराम से डिस्कस कर पाएँ। तो ये रही इसकी इमेज जिसके अंदर पर्सन जो है एक मेडिटेशन टाइप पोज में बैठता है, इसीलिए इसको इजी पोज बोला है। अब इसके डिस्कस करते हैं टेक्निक्स। पहला पॉइंट है बेंड द राइट लेग एंड प्लेस द राइट फुट अंडर द लेफ्ट थाई। राइट लेग को फोल्ड करना है और उसे राइट फुट जो है लेफ्ट थाई पे रखना है। ऐसे ही आपने सेम जो लेफ्ट लेग है वो लेफ्ट फुट जो आपका है वो राइट थाई पर रखना है और दोनों हाथ जो हैं आपने नीज पर रखने हैं। अब इसके क्या एडवांटेजेस है? सबसे पहले रिमूव टेंशन एंड स्ट्रेस ऑफ माइंड। सेकेंड, गिव्स जेंटल मसाज टू नी जॉइंट। हमारे जो नी जॉइंट्स है इसको मसाज मिलेगी, इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। थर्ड पॉइंट है इम्प्रूव बॉडी पोस्चर। नेक्स्ट आसन है शवासन। इसको कॉर्पस पोज भी कहते हैं। कॉर्पस मतलब लाश। बिना हिले हुए, बिना कोई मूवमेंट किए हुए पर्सन को बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो लाई करना है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस पे। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो कि पर्सन जो है बिल्कुल रिलैक्स करके सीधा स्ट्रेट लेटता है। अब इसके टेक्निक्स डिस्कस करते हैं। लाई डाउन ऑन द बैक विद द फीट कंफर्टेबली अपार्ट। बिल्कुल सीधा पीठ पर लेटना है और एक जो हमारे फीट हैं उनको एक दूसरे से अलग रखना है। सेकेंड, आर्म्स आर केप्ट एट द साइड। साइड में आर्म्स रखने हैं। आंखें बंद करनी है और स्लोली ब्रीथ करना है। फोर्थ, डू नॉट मूव एनी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड लेट द होल बॉडी रिलैक्स कम्प्लीटली। बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो नहीं हिलाना, बिल्कुल कंफर्टेबल होकर हमें लेटना है। धीरे धीरे बॉडी को रिलैक्स करवाना है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ शवासन। फर्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन लोअरिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कम होगा। डाइजेशन प्रोसेस जो है वो इम्प्रूव होगा। कॉन्सेंट्रेशन और मेंटल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होगी। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट 4 दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। एक्सप्लेन भुजंग आसन, श्रवंग आसन, हल आसन, धनुरासन अलॉन्ग विद द टेक्निक
एंड एडवांटेजेस। तो सबसे पहले भुजंगासन जो है वो डिस्कस करते हैं। भुजंगासन को कोबरा आसन भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप इमेज देखो ताकि आपको टेक्निक्स लिखनी आसान हो जाए। कोबरा पोज इसलिए कहते हैं कि इसकी शेप कोबरा टाइप बनती है, और ये भुजंग इसलिए है क्योंकि बाजुओं पर सबसे ज़्यादा जोर जो है वो डाला जाता है। तो अब इसकी टेक्निक जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लाई ऑन स्टमक विथ पाम्स रेस्टिंग ऑन फ्लोर। स्टमक पर लेटना है और हाथ जो है वो फ्लोर पर बिल्कुल सीधे स्ट्रेट रेस्ट होने चाहिए, मतलब वहाँ पर आपने फ्लोर पर रखने हैं। सेकेंड, लिफ्ट द अपर बॉडी सो दैट ट्रंक इज आर्च्ड बैकवर्ड टू द मैक्सिमम। जो अपर बॉडी है उसको थोड़ा सा लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ, ताकि जो शेप है वो ट्रंक साइड शेप बने, और जो मैक्सिमम अपनी बैक है आप उसको एक्सपैंड कर सको, आप उसको फ्लेक्सिबल करके खींच सको। थर्ड पॉइंट है देयर शुड बी अ मिनिमम प्रेशर ऑन बोथ द आर्म्स। जितना कम प्रेशर हो सके उतना डालना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना दोनों आर्म्स पर। फोर्थ, इनहेल कंप्लीटली, जितना हो सके ब्रीथ करने की कोशिश करनी है। एडवांटेजेस ऑफ भुजंगासन। सबसे पहला एडवांटेज है इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसा करने से हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, हमारा जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो इम्प्रूव हो जाएगा मसल्स का। इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ द किडनी, किडनी जो है प्रॉपरली वर्क करेंगे, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। फोर्थ, हेल्प्स इन ट्रीटमेंट ऑफ डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, खाने को पचाने में भी हेल्प रहेगा, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट आसन है श्रवंगासन। श्रवंगासन का सबसे पहले आप इमेज देखो। इमेज देखने के बाद अब हम लिखते हैं इसकी टेक्निक्स। तो टेक्निक्स में पहला पॉइंट है लाई ऑन द बैक एंड स्पाइन लाइन पोस्चर। बिल्कुल सीधा जो है हमने बैक लेट जाना है फ्लोर पर। सेकेंड, रेज लेग्स हिप्स एंड ट्रंक टू मेक इट वर्टिकली स्ट्रेट। उसके बाद धीरे धीरे जो अपनी लेग्स है, हिप है और ट्रंक है, इसको ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधा उठाना है। थर्ड, यूज़ द हैंड्स एज अ सपोर्ट। हाथ को जो है पीछे दोनों तरफ जो है हम सपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके क्या एडवांटेजेस है? फर्स्ट, स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी जो स्पाइन बोन है रीढ़ की हड्डी वो फ्लेक्सिबल होगी। सेकेंड पॉइंट है हेल्प्स द थायराइड ग्लैंड टू फंक्शन प्रॉपरली। जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपरली फंक्शन करेगी बॉडी के अंदर, प्रॉपरली हार्मोन सेक्रीट करेगी। थर्ड पॉइंट है रिलीव स्ट्रेस। स्ट्रेस या टेंशन जो भी होगी वो कम होगी इस आसन को करने से। नेक्स्ट आसन है हल आसन। तो सबसे पहले आप इमेज देखो, ये इमेज है हल आसन की। अब हम डिस्कस करते हैं इसके टेक्निक्स कि ये किस तरीके से हम लोग जो है हल आसन कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है लाई डाउन ऑन द बैक, स्ट्रेच द आर्म सो दैट द पाम्स आर लेफ्ट ऑन द ग्राउंड। सबसे पहले बिल्कुल सीधा लेटना है, आर्म्स को स्ट्रेच करना है और पाम्स जो है हमारे हाथ बिल्कुल फ्लैट होने चाहिए ग्राउंड पर। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है लेग शुड रिमेन स्ट्रेट इन दिस पोजीशन। सीधे लेग्स जो है ऊपर करने हैं, देन उनको बेंट करना है। सपोर्ट द बैक विद द हैंड्स इफ नेसेसरी, अगर ज़रूरत होगी तो हाथ से भी बैक को सपोर्ट कर सकते हैं। नाउ एडवांटेजेस ऑफ हल आसन। सबसे पहला पॉइंट है इम्प्रूव डाइजेशन। सेकेंड पॉइंट है हेल्प्स इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस। थर्ड पॉइंट है बेनिफिशियल फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स। आसन है धनुरासन। तो सबसे पहले आप इसकी इमेज देखो। अब इसकी इमेज जो है धनुष जैसे बनती है, इसीलिए इसका नाम है धनुरासन। अब यहाँ पर इसके टेक्निक्स लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लाई डाउन ऑन द स्टमक। बिल्कुल सीधे जो है पेट के बल जो है हमें सीधा लेट जाना है। बेंट द नीज एंड होल्ड द एंकल्स विद हैंड। दोनों जो लेग्स है उसको फोल्ड करना है और उसको हाथों से पकड़ना है। हेड, चेस्ट एंड थाई आर रेज्ड एज फार एज पॉसिबल। हेड को, चेस्ट को और थाइस को रेज करना है जितना पॉसिबल हो सकता है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ धनुरासन। हेल्प्स इन वेट रिडक्शन। सेकेंड, इम्प्रूव्स डाइजेशन। Third, improves blood circulation. Fourth, improves functioning of the digestive, excretory and reproductive organs. I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.